बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी ए ग्रुप और बी ग्रुप का जो टेस्ट होने जा रहा है हमारे पास 10 सितंबर को, उसका जो सिलेबस है हमारे पास वो चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बी ग्रुप वाले सिलेबस पहले सुनेंगे अपना, स्टार्ट से लेके टिल टीलोफेज, ये बी ग्रुप का सिलेबस है। इसमें हमारे पास शुरू से स्टार्ट होगा और टीलोफेज तक जाएगा, ये बी ग्रुप के लिए है। और ए ग्रुप वाले बच्चे जो हैं वो स्टार्ट से लेके इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस तक करेंगे, ये ए ग्रुप के बच्चों का सिलेबस है। चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल का टॉपिक है हमारे पास, जो चैप्टर है उसमें ये वाला बी ग्रुप का सिलेबस और ये वाला ए ग्रुप का सिलेबस हमारे पास होगा। चले जी रिव्यू करते हैं जो हमने एक वीक के अंदर इस चैप्टर में से जो पढ़ा है, जो टेस्ट हो रहा है हमारा सेल साइकिल से है। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में ये देखना है कि कौन से हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं और कौन से शॉर्ट हैं, और बोर्ड की वेटेज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर की क्या अहमियत है। तो चैप्टर नंबर 21 जैसा कि हमें पता है 21वें चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारे पास मेन पेयरिंग के अंदर है, और इसका पेयर जो है वो हमारे पास 15 चैप्टर के साथ बनता है। इसलिए हमारे पास जो लॉन्ग का एक पोर्शन है वो इस चैप्टर में से कवर किया जाएगा। तो सेल साइकिल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे आप लोगों ने इसकी डिफाइन करनी है, शुरू से स्टार्ट करेंगे तो डिफाइन आएगी, डिफाइन के बाद इसकी फेजेस। डिफाइन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करेंगे और फेजेस को भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हम लोग देखेंगे कि सेल साइकिल की 2 फेजेस होंगी। वो आपको पता है, एक इंटरफेज है और एक माइटोटिक फेज होगी हमारे पास। जो इंटरफेज है वो एज अ खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है और इंपॉर्टेंट इसमें से एमसीक्यूज भी हैं हमारे पास। तो सबसे पहले इंटरफेज को देखते हैं। ये सबसे पहली फेज है सेल साइकिल की। सेल साइकिल में पहला इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है इंटरफेज का, वो ये है कि व्हाई इंटरफेज मिसलीडिंगली कॉल्ड रेस्टिंग फेज। ये लाइनिंग आपको आपकी बुक के अंदर भी मिल जाएगी कि इस इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज का नाम क्यों दे देते हैं। हाईलाइट करवाया हुआ है क्लास में कि इस शॉर्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, वो आप लोग यहाँ से करोगे। अगर ये क्वेश्चन इंटरफेज का आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा, इसमें कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो हम लोग स्किप नहीं करेंगे, लाजमी लिखेंगे, और हेडिंग्स कैसे बनेंगी इसकी। तो जो सबसे पहली पॉइंट है हमारे पास वो G1 फेज होगा, फिर G0 फेज की डिफाइन, S फेज की डिफाइन, G2 फेज की डिफाइन करेंगे। इन सब की डिफाइन हम लोग करेंगे और इन सब की जो है वो हेडिंग्स ऐड करेंगे। देन हमारे पास एक जो है वो तफसीलन एक डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन खुद से बन जाएगा। लास्ट में हम लोग इसकी टाइमिंग्स को देखेंगे कि इनकी क्या टाइमिंग्स हैं, G1 फेज, G0 S फेज और G2 फेज जो है ये किस किस टाइम के अंदर आ रही हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास जो है वो MCQs के तौर पर भी पूछा जाएगा। इसमें से लाजमन बोर्ड में MCQs निकलेगा, टाइमिंग का लाजमी पूछता है। तो दोबारा से इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि इंटरफेज को लॉन्ग भी करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी करना है, और इसमें से MCQs भी इस तरीके से निकल सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग, इंटरफेज को मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं, इसके ये मेन पॉइंट्स हैं। अब इनमें G1 फेज की डिफाइन ऐड करेंगे। क्लास में डिस्कस हुआ था कि G1 फेज जो है ये प्री प्रेपरेटरी फेज है, जिसमें सेल खुद को जो है प्रिपेयर करता है, अपने साइज को इंक्रीज करता है, कुछ एंजाइम की सेंसेस को जो है वो बढ़ाता है। तो इस तरीके से कुछ काम करता है। कुछ सेल्स हमारे पास इस तरह से होते हैं कि जो अपने आप को जो है वो इस फेज से बाहर निकाल लेते हैं और रेस्टिंग फेज के अंदर चले जाते हैं, या तो वो परमानेंटली तौर पर चले जाएंगे वहाँ पे, या वो जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वहाँ पे स्टे करेंगे। तो उसको G0 फेज कहते हैं। जैसे आपकी एग्जांपल्स बुक में मेंशन है, आई सेल्स हैं या नर्व सेल्स हैं, वो G0 फेज में मूव कर जाएंगे। S फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं। इस फेज के अंदर क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो जाएगी, क्रोमोसोम जो है वो डबल हो जाएंगे हमारे पास। फिर G2 फेज के अंदर कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स, RNA सब यूनिट्स एनर्जी स्टोर करेगा क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के लिए। तो ये सभी बातें हमने क्लास में डिस्कस की थी। मैंने सिर्फ आपको दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू बताया कि इन पॉइंट्स में हम लोग ये वाली बातें मेंशन करेंगे, ये वाली जो है वो हेडिंग्स ऐड करेंगे, और लास्ट पे हम लोग टाइमिंग्स का भी लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग बना के लिखेंगे कि G1 फेज की क्या टाइम है, G2 फेज S फेज कितनी टाइम का आएगा, या G2 फेज जो है वो कितनी देर का सेल साइकिल में हो सकता है। तो ये आप लोगों का इंटरफेज एज अ खुद लॉन्ग, शॉर्ट और MCQs के तौर पर क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो है जी माइटोसिस का। माइटोसिस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के तौर पर भी, और नेक्स्ट आगे इसमें से लॉन्ग भी पूछेगा। माइटोसिस के सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि डिफाइन क्या है माइटोसिस की। डिफाइन करने के फौरी बाद आप लोगों के पास बुक पे इसकी हेडिंग होगी जी फेजेस क्या है माइटोसिस की।
माइटोसिस के दो फेजेस हैं हमारे पास, कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस मींस के न्यूक्लियस की डिवीजन है, साइटोकाइनेसिस का मतलब है जी साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो कैरियोकाइनेसिस का पॉइंट सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है, देखें अगर आप लोग, तो शॉर्ट भी है, ये लॉन्ग भी है और एमसीक्यूज के तौर पर भी इसको देखेंगे। माइटोसिस की डिफाइन की, माइटोसिस की फेजेस बताई, फेजेस में दो फेजेस आ गई, कैरियो और साइटो। और कैरियोकाइनेसिस फर्दर एक लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट भी है, एमसीक्यूज भी। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन हम लोग देखते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस की डिवीजन के फौरी बाद हम लोग उसकी डिफाइन को बता के, और उसमें एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे, हाईलाइट करें किताब से कि 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के 3 सेट्स कौन से हैं जो कैरियोकाइनेसिस के टाइम पे बन रहे होते हैं। तो ये डायग्राम क्लास में भी करवाई थी, लेकिन मैंने दोबारा से आपको यहाँ पे बनाई है कि कुछ बच्चों के अगर स्किप है तो वो दोबारा से नोट करें इसको, कि 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का शॉर्ट अगर पूछेगा तो उसमें ये डायग्राम भी शॉर्ट में ऐड करनी है। ये मैंने लिखा भी हुआ है कि 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल की डायग्राम। अब ये हमारे पास जो है ये सेल है, इस सेल के अंदर ये क्रोमोसोम्स अलाइन हो चुके हैं और यहाँ पे हमने बताना ये है कि 3 सेट्स कौन कौन से थे। सेंट्रियोल्स से जो फाइबर्स निकल के सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाएंगे। कुछ हमारे पास फाइबर्स ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ दोनों तरफ से आएंगे और एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट कर जाएंगे, ये वर्ड बुक पे लिखा है, जिन्हें हम लोग पोलर माइक्रोट्यूब्यूल का नाम दे देते हैं। और कुछ फाइबर्स यहाँ से निकल के इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर वाले रीजन के साथ जाके अटैच होंगे, जिस पर काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद होती है। तो वहाँ पे जब काइनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ेंगे तो वो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में लिखेंगे, डायग्राम ऐड करेंगे और फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर ये कैरियोकाइनेसिस एज अ लॉन्ग में पूछेगा, पहले डिफाइन करेंगे, फिर 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बताएंगे कौन से हैं, फिर उसके डायग्राम ऐड करेंगे और लास्ट में माइटोटिक अपरेटस का शॉर्ट क्वेश्चन ऐड करेंगे। माइटोटिक अपरेटस में भी हम लोग ये बताते हैं कि जो पोलर, एस्ट्रल और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इन्हें कलेक्टिवली हम लोग जो है वो माइटोटिक अपरेटस का भी नाम दे देते हैं। चलिए जी, ये आर्टिकल आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट में भी देखना है, एमसीक्यूज में भी और लॉन्ग में भी, कि कौन कौन से आप लोगों को जो है वो पॉइंट्स जो है वो इसमें लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास कैरियोकाइनेसिस, जो कि हमने पढ़ा था जी, माइटोसिस की 2 फेजेज हैं, कैरियो और साइटो। कैरियोकाइनेसिस का मैंने शॉर्ट और लॉन्ग बताया कि कैसे है। फिर इसी कैरियोकाइनेसिस की फर्दर 4 फेजेस हैं जो खुद में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसमें शॉर्ट भी है और एमसीक्यूज भी हैं। ये फर्दर क्लास में डिस्कस किया गया था कि फेजेस क्या हैं कैरियोकाइनेसिस की। फेजेस में हमारे पास प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है। मैं सिर्फ थोड़ा सा रिव्यू बताऊंगा आपको कि इन चारों फेजेस के अंदर एक्चुअली क्या होगा। सेल जब प्रो फेज के अंदर एंटर होगा तो ये कैसी फेज होगी, जो बिल्कुल स्टार्ट में हम लोग कहेंगे कि सेल जब डिवाइड करना चाहता है और उससे पहली जो सबसे पहली फेज है वो प्रो फेज होगी, जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल जो होगा वो कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम्स की शक्ल लेगा। वो क्रोमोसोम अपीयर हो जाएंगे, हमें उनका साइज बुक में मेंशन है, उसको हाईलाइट करें कि क्रोमोसोम का साइज कितना होगा। उस साइज को एमसीक्यूज के ऊपर पूछेगा। प्रो फेज के अंदर वो क्रोमेटिन मटेरियल डेंस हुआ, क्रोमोसोम की शक्ल ले गया, जो न्यूक्लियर इन्वेलप होगा न्यूक्लियस के गिर्द वो ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के बाद जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और साइटोप्लाज्म को वो डेंस कर देगा, गाढ़ा कर देगा। जो न्यूक्लियस के दरमियान में न्यूक्लियोलाई होगा, जो डार्क रीजन होगा वो गायब हो चुका होगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे काम होंगे जो प्रो फेज में होंगे। फिर जैसे ही हम लोग मेटाफेज में जाएंगे, जैसे इसमें बना हुआ है कि हमारे पास सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्योंकि बन चुके होते हैं प्रोफेज में, वो सारे सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट पे क्या है कि सारे के सारे जो क्रोमोसोम हैं वो सेंटर में अलाइन हो जाएंगे इक्वेटर प्लेट पे जाके। इक्वेटर पे जैसे ही वो अरेंज होंगे, फाइबर्स आके जुड़ेंगे इसी तरीके से ये वाले, और एक अलाइन हो जाएंगे। मेटाफेज का मतलब ये है कि क्रोमोसोम की अलाइनमेंट होगी, एक जगह पे वो तरतीब में आ चुके हैं। एनाफेज के अंदर आपको पता है जी सेग्रीगेशन हो जाएगी क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम अलग-अलग हो जाएंगे, हाफ जो है वो एक तरफ चले जाएंगे, जो हाफ होंगे वो एक तरफ। ये पोलर और काइनेटोकोर जो फाइबर्स होते हैं ये रिपल्शन फोर्स लगाते हैं, जिससे वो फाइबर्स जो हैं वो खिंचते हैं और क्रोमोसोम जो है वो हाफ एक तरफ मूव कर जाएंगे और हाफ जो है वो एक तरफ मूव कर जाएंगे। एनाफेज में हम लोग कहते हैं जी सेग्रीगेट कर जाते हैं आपके क्रोमोसोम्स। टीलोफेज के अंदर दोबारा से फिर बता रहा हूँ टीलोफेज क्या थी, कि टीलोफेज में
सेल के अंदर जो दोबारा से क्रोमोसोम्स हाफ ऑफ हो चुके हैं, क्रोमाटिन मटेरियल की शक्ल में दोबारा चले जाते हैं, जितना भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोबारा से जो है वो धागानुमा शाख्तों में चले जाते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बनने लग जाता है। तो सम टाइम पेपर में वो शॉर्ट में कंपैरिजन भी पूछता है कि प्रोफेज टीलोफेज से कैसे डिफर है। तो प्रोफेज में बेटा जो काम होंगे वो सारे के सारे उलट जो हैं वो टीलोफेज में होंगे। प्रोफेज के अंदर अगर न्यूक्लियर इन्वेलप टूट गया है तो टीलोफेज के अंदर वो न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बनने लग जाता है। प्रोफेज के अंदर अगर साइटोप्लाज्म जो है वो गाढ़ा हो गया है क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल सारा साइटोप्लाज्म में आ गया, तो इसी तरीके से टीलोफेज के अंदर जो है वो सारा का सारा जो क्रोमाटिन मटेरियल है वो फिर से क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाती है तो उसके अंदर चला जाता है। तो टीलोफेज जो है वो एक्चुअली हमारे पास वो फेज है जिसमें हमें एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस वाज़ेह तौर पर बने हुए नजर आ जाते हैं। डायग्राम्स भी करेंगे, बनवाई हुई थी, वो सारी आप लोग ऐड करेंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन में चारों पॉइंट्स जो है वो मेंशन करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यहाँ तक जो है वो बी ग्रुप का सिलेबस जो है वो खत्म हो जाता है, जिसमें दोबारा से सुने इंटरफेज का है क्वेश्चन, सेल साइकिल की डिफाइन है, उसकी फेजेस हैं, इंटरफेज का लॉन्ग है, उसकी सारी फेजेस आएंगी, माइटोसिस की डिफाइन फेजेस आएंगी, कैरियोकाइनेसिस की डिफाइन और इसका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, कैरियोकाइनेसिस की फेजेस और उसका शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो आप लोग ऐसे निकलेगा। यहाँ तक जो है बेटा बी ग्रुप का सिलेबस है। बी ग्रुप वाले सिर्फ टीलोफेज तक करेंगे। ए ग्रुप वाले जो बच्चे हैं वो दो आर्टिकल आगे और करेंगे जिसमें साइटोकाइनेसिस का और इंपोर्टेंस ऑफ माइटोसिस का भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा। साइटोकाइनेसिस बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। साइटोकाइनेसिस में डिटेल्ड आप लोगों को करवाया है कि कंपैरिजन कैसे करेंगे हम लोग प्लांट और एनिमल सेल में, क्योंकि हमें पता है कि माइटोसिस जो है एनिमल सेल्स के अंदर और प्लांट सेल में तकरीबन सेम है, हर जगह पे बहुत सारी फेजेस एक जैसी हैं, लेकिन सिर्फ साइटोकाइनेसिस में जाके डिफरेंस आ जाता है कि साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में और तरह होगी और एनिमल सेल्स के अंदर और तरीके से होगी। प्लांट्स में और एनिमल सेल का ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में पूछेगा कि हाउ साइटोकाइनेसिस डिफर इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स। तो डायग्राम्स भी बनाएंगे इसकी और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इसको तैयार करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस का है। माइटोसिस की क्या अहमियत है, माइटोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तक ए ग्रुप वाले बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे। माइटोसिस बेटा एज अ लॉन्ग भी करना है, शॉर्ट भी, एमसीक्यूज भी निकलेगा इसमें से। अब इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस अगर वो लॉन्ग में पूछता है तो कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हम लोग हाईलाइट्स करेंगे, तो इसमें मेन पॉइंट्स जो हैं वो ये है जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट्स। आपको पता है जी माइटोसिस के अंदर कोई भी जो है वो क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशंस पैदा नहीं होती। इस वजह से जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो जैसा ही आपके पेरेंट सेल में होगा वैसा ही डॉटर सेल्स के अंदर भी जाएगा, तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएंगी। तो जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, नो जेनेटिक रिकम्बिनेशन बिकॉज देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर। हम कह सकते हैं कि इसमें क्रॉसिंग ओवर जो है वो नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर होगा तो फिर जेनेटिक रिकम्बिनेशंस पैदा होंगे, तो दैट्स वाई कि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर ही नहीं है तो जेनेटिक रिकम्बिनेशंस भी नहीं आ सकते। फिर आपकी बॉडी के अंदर या कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर आपने देखा होगा कि रीजनरेट हो जाते हैं कुछ पार्ट, जैसे स्टारफिश वगैरह हैं तो उसके अपने बाजू एक दफ़ा उतर गए वो दोबारा से नए रीजनरेट कर सकता है। तो ये जो फिनोमिना हमें स्टारफिश वगैरह में दूसरे कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस नजर आता है, वो भी माइटोसिस की वजह से है। आपको जख्म हो गया, हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स, वो भी माइटोसिस की वजह से है। उसके बाद रिप्लेसमेंट्स ऑफ ओल्डर सेल, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं, पुराने रेड ब्लड सेल खत्म हो जाते हैं जिस्म से, नए रेड ब्लड सेल जो हैं वो 120 दिन के बाद दोबारा से नए बन जाते हैं। रिप्लेसमेंट्स ऑफ ओल्डर सेल्स जो हैं वो भी माइटोसिस का गिफ्ट हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, जो आप डेवलप कर रहे हो, वो भी हमारे पास जो है वो इसी के अंदर आ जाता है कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है वो माइटोसिस की इंपॉर्टेंस है। फिर टिश्यू कल्चर और कॉलोनिंग, टिश्यू कल्चर एंड कॉलोनिंग जो है ये भी एक मेन पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस का, कि जो हम लोग सेल को क्लोन कर लेते हैं अपने एक सेल से उसी तरह के नए सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो भी कॉलोनिंग की वजह से है। इसी तरीके से प्लांट्स के या कुछ एनिमल सेल्स की टिश्यू कल्चरिंग करवाते हैं, वो भी जो है ये इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस के ही अंदर आता है। तो ए ग्रुप के जो बच्चे हैं वो साइटोकाइनेसिस का लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज भी देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस तक करेंगे। कैंसर से ऊपर तक आपका सिलेबस है, कैंसर का जो टॉपिक है वो नहीं शामिल, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस तक आपने करना है। एक दफ़ा दोबारा से सुन ले कि हमारा जो सिलेबस था वो किस तरीके से था, इस लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं। जो हमने पढ़ा चैप्टर 21 था हमारे पास सिलेबस में। बी ग्रुप के बच्चे टीलोफेज तक करेंगे स्टार्ट से लेके, ए ग्रुप के बच्चे जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस तक करेंगे, डिफाइन करेंगे सेल साइकिल की, फेजेस बताएंगे। इंटरफेज का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, अगर इंटरफेज को मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं,
अगर ये फेजेस का भी शॉर्ट पूछ सकता है G1, G2, S और G0 वगैरह का, तो ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो ये हेडिंग्स ऐड करेंगे। टाइमिंग का MCQs मस्ट आएगा। इंपॉर्टेंस जो है आप लोगों का सॉरी माइटोसिस जो है उसका शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें आप लोग उसकी फेजेस बताएंगे। कैरियो और साइटो का ये डिफरेंस पेपर में पूछ सकता है। कैरियो काइनेसिस जो है वो आपके पास उसकी डिफाइन और 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बताएंगे। माइटोटिक अपरेटस के बारे में पढ़ा और ये डायग्राम मैंने आपको बताई जिस तरीके से बनेगी। फिर उसके बाद फेजेस हैं कैरियो काइनेसिस की, वो 4 फेजेस हैं। उन चारों का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं वो चारों ही पूछे, 2 भी पूछ सकता है, कोई 3 पूछ सकता है, सारा भी पूछ सकता है। अगर सारा पूछेगा तो चारों फेजेस फिर डायग्राम्स ऐड करेंगे। एक ग्रुप के बच्चे नेक्स्ट आगे साइटोकाइनेसिस का भी लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट डिफरेंस में भी आएगा। अगर शॉर्ट आएगा तो लाइन लगा के सेंटर में एक तरफ एनिमल और एक तरफ प्लांट सेल को डिस्क्राइब करेंगे। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस में ये पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। अगर शॉर्ट में आए तो ये पॉइंट्स ऐड करें, अगर लॉन्ग में पूछे तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें आगे। तो ये आपका जो है वो सिलेबस जो है 21वें चैप्टर में से ये है इस दफ़ा जो आपने टेस्ट देना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।